नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2015 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। सबसे पहले तो ये समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। तो कोई एक श्रृंखला दी गई है, मान लीजिए संख्याओं का सीरीज दिया गया है, तो उसमें जिस वैल्यू के चारों तरफ इर्द गिर्द अन्य संख्याएं लाई करती हैं या फिर घूमती हैं उसी को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। जैसे कि एवरेज आप निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं को, श्रृंखला के सभी संख्याओं को जोड़ करके कुल संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें एक एवरेज मिल जाता है जो कि सभी जो संख्या है उसका माध्य क्या है वो हमें मिल जाता है। तो बाकी जो संख्या है उसी के तो इर्द गिर्द घूम रही है क्योंकि उसी श्रृंखलाओं का तो ये माध्य है। तो इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन सा आता है, तो माध्य आता है, माध्यिका आती है और बहुलक आता है। तो ये तीनों तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। एक ही विकल्प बचा, परास। परास जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। अब परास होता क्या है, तो मान लीजिए कोई एक श्रृंखला दी गई है 2, 5, 8, 3, 6, 1, कोई एक संख्या दी गई है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 8 हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही इस श्रृंखला का परास कहलाता है। तो ये परास जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता और वही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, परास, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं ए, ये बी, ये सी, और कहा जा रहा है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, यानी ये बीसी है, इस पर कोई एक लंब खींचा गया है, मान लीजिए इस प्रकार से, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो कौन सा सही होगा। अब चारों विकल्पों में देखेंगे तो आप देखिए ए बी और ए डी में रिलेशन दिया गया है। चारों विकल्पों में ए बी और ए डी में रिलेशन दिया गया है, यानी हमें जो वैल्यू लेकर के चलनी है वो ए बी और ए डी को ही लेकर के चलनी है, ठीक है। अब कैसे लेकर के चलेंगे, देखिए ए डी इसमें आया हुआ है और ए बी इसमें आया हुआ है, यानी कि इस त्रिभुज को लेकर के हम चलेंगे तो हमारा इसमें रिलेशन आ जाएगा, इस त्रिभुज को, ठीक है। ये डी पॉइंट था तो हमें त्रिभुज ए बी डी लेकर के चलना है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। कर्ण क्या है, आप कहेंगे कि ए बी है तो मैं ए बी का स्क्वायर कर दे रहा हूं, बराबर लंब क्या है तो आप कहेंगे ए डी है तो मैं ए डी का स्क्वायर कर दे रहा हूं, प्लस आधार क्या है, आप कहेंगे बी डी है तो मैं बी डी का स्क्वायर कर दे रहा हूं। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से हम लोग लंब खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो ये वाली जो लंब है वो पूरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भुजा है बीडी वो डीसी के बराबर होगा, बीडी जो है वो डीसी के बराबर होगा, यानी कि बीडी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि बीसी बटे 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। जैसे इतने का मान हमें लिखना है तो ये भी इसके बराबर है तो टोटल बटे 2 भी तो लिख सकते हैं। अब मैं बीसी में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, बीसी में मैं इसलिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कि अगर BC हम लोग लिख देते हैं तो यही तो बराबर होगा AB के, BC ही तो बराबर है AB के। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैं पूरे BC के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि उसके जगह पर हम लोग AB लिख पाए। क्योंकि देखिए AB और AD में ही रिलेशन फाइंड करना है। AD तो हमें मिल चुका है, AB में भी मिल चुका है, लेकिन जो BD है वो कहीं भी रिलेशन में नहीं है। तो BD को हम लोग BC/2 लिख सकते हैं और BC को हम लोग फिर AB लिख देंगे तो पूरे एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहां पर AD का स्क्वायर है और प्लस BD का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और BD को क्या लिख सकते हैं, BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर। देखिए अब BC स्क्वायर के जगह BC जो भुजा है वो AB के बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज था, तो अब BC के जगह डायरेक्टली मैं AB लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, AB लिख दूंगा। यहां तक क्लियर। तो मैं वहीं पर हटा करके यहां पर AB स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एक AB स्क्वायर यहां पर है, एक AB स्क्वायर यहां पर है, ठीक है। तो AD मैं यहीं पर एज इट इज रहने दे रहा हूं, तो AD स्क्वायर बराबर
इधर जब आएगा तो यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ ए बी स्क्वायर, और बचेगा क्या, 1 माइनस 1/4 बचेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 हो जाएगा। तो नीचे जो 4 बचेगा वो इधर गुणा होगा, तो यानी कि 4AD² हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 3AB² बचेगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3AB² बराबर 4AD²। 3AB² बराबर 4AD²। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात की गई 3AB² बराबर 4AD², इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। यहां पर देखिए 1 गुणे 1 जब है तो इसका मान 1 दिया गया है। फिर 11 गुणे 11 है तो इसका मान 1 2 1 दिया गया है। फिर 3 बार 1 आया हुआ है तो इसका मान देखिए पहले 1 2 3 तक ये गया हुआ है, फिर उसके बाद से 3 से घटते हुए 1 तक आया हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया है कि देखिए 3 बार जब 1 आएगा तो वो 1 2 3 तक जाएंगे। जब यहां पर 2 बार 1 आया था तो 1 के बाद 2 तक जाएंगे, फिर रिवर्स होने लगेगा। इसी प्रकार से हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोग 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और फिर घटते हुए 1 तक आ जाएंगे। उसके बाद से उसका उल्टा चलेंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित की प्रकृति कैसी है। तो पहला दिया गया सजावटी, जो कि गलत है। कठिनता, ये भी गलत है। तार्किक होती है गणित की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। यानी कि बच्चों को भिन्न का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से, तो किस प्रकार से टीचर को स्टार्ट करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए गणित के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताना है। जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश में देख रहा है उससे जोड़ते हुए उसको बताना है, क्योंकि जब अपने जीवन से जोड़ करके उन सभी चीज़ों को समझेगा तब उसको वो चीज़ें अर्थपूर्ण तरीके से समझ में आएंगी। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, विभिन्न भिन्नों के अंश व हरों की पहचान करना। अभी यहाँ पर देखिए अभी बच्चा भिन्न से परिचित नहीं है तो वो अंश और हर को पहचान कैसे कर पाएगा। जब वो भिन्न के बारे में जान ही नहीं रहा है तो अंश और हर कैसे पहचान पाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात करा करके, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि बच्चा अभी भिन्न के बारे में जान ही नहीं रहा है, उसको पहली बार परिचित कराना है, तो कैसे उस पर संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर पाएगा। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, भिन्नों को a/b के रूप में लिख करके, तो यहां पर डायरेक्टली ये फॉर्म हो गया ना कि एक भिन्न हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये भी शुरुआत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसे, अब इसके बारे में समझाएंगे, ऐसे सुनिए। बच्चा अपने घर में सेब कभी ना कभी खाया होगा प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले, तो बच्चे को आप उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके बता सकते हैं कि मान लीजिए आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। वो बोलेगा कि मम्मी पापा हैं, मैं हूं और मेरी बहन है, यानी टोटल 4 सदस्य हैं। अब आप उसको बता सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई सेब है, तो आपकी मम्मी आपके पापा आपको सेब कैसे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच से काटते हैं, फिर उसके बाद से ऐसे काट देते हैं, तो ये टोटल 4 भागों में बढ़ जाता है। अब आप इसमें से एक भाग आपको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चे को समझाया जा सकता है कि एक पार्ट का अगर कई भागों में बराबर पार्ट कर दिया जाए और उसमें से एक पार्ट निकाल लिया जाए तो वहीं भिन्न के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब इसको बच्चे को हम लोग बता सकते हैं कि जो रंगा हुआ भाग है, यानी कि सेब का एक भाग है 4 भागों में कटने के बराबर, उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ऊपर हम लोग रंगे हुए भाग को लिखते हैं, यानी एक ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल भागों की संख्या। टोटल भाग कितने थे, 4 थे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1/4 हिस्सा मिलेगा और यही भिन्न है। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आएगा कि भिन्न में आप बताएंगे कि जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसके बाद आएंगी। पहले बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, और इसका परिमाप दिया कितना है, यहां पर आप देख सकते हैं 4a + 8 दिया गया है। यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, a + 2 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी भुजा की माप कितनी आ गई, इतना आ गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि a + 2 का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या, फुल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²
प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 ए की जगह हम लोग ए रखेंगे और बी की जगह पर 2 रखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चारों विकल्पों में देखिए किसमें दिया गया है, पहले ही विकल्प में दिया गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देख सकते हैं 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। तो यहां पर एक बड़ा सा कमरा समझ लीजिए, गोदाम समझ लीजिए, जिसका माप हमें दिया गया है। अब इसका पहले हम लोग आयतन निकाल लें और इस बड़े से गोदाम के आयतन में एक बक्से के आयतन से भाग दे देंगे तो टोटल कितने बक्से आ सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो इस गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि ये घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यानी कि 60 गुणे 40 गुणे 30, यहां तक क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए मैं यहां से दशमलव को हटा देता हूं, देखिएगा दशमलव को हटाता हूं तो 8 हो जाएगा और ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, यहां तक क्लियर। अब देखिए 8 से इसको काट देंगे तो 8 पचे 40 और 6 पचे 30, यानी 300 ये हो गया, और गुणे 30 गुणे 10 करेंगे तो 300 ये हो गया, 3 त्रिक 9 और आगे 4 जीरो और लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 टोटल बक्से रखे जा सकते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है, 90,000 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 547.527 डिवाइडेड बाई 0.0082 का मान x है तो इतने का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ऊपर वाला अंक देखिए 547 फिर 527, ये भी बिल्कुल सेम है, 547 527, यहां नीचे देखिए 82, ये भी 82 बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क बस दशमलव का है। तो सबसे पहले जिसका मान हमें निकालना है इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका मान डायरेक्टली हमें x दिया है और x के फॉर्म में ही तो हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को हमें इस वाले वैल्यू के बराबर करनी होगी। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि किसी भी भिन्न के अंश या फिर हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो उस भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां तक क्लियर, ठीक है। तो अब इस संख्या के ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में मैं 10 पर घात 4 से भाग दे देता हूं। क्यों भाग दे रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। 547 फिर यह है 527 डिवाइडेड बाई 10 पर घात 4 से मैं ऊपर भी भाग दे रहा हूं और नीचे देखिए ये 82 था, इस पर भी मैं 10 पर घात 4 से भाग दे रहा हूं। क्यों मैंने भाग दिया, क्योंकि ध्यान से देखिएगा जब ऊपर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 547, ये उसके बाद से 0.7527 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 0.0082, यहां तक क्लियर। अब चूंकि इसका मान हमें x दिया गया है, इसका मान हमें x दिया गया है, यहां पर दशमलव देखिए 54 के बाद है और यहां पर 547 के बाद दशमलव है, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से गुणा करना होगा। क्यों 10 से गुणा करना होगा, क्योंकि जब हम लोग 10 से गुणा कर देंगे इसमें जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, यहां तक क्लियर। अब डायरेक्टली हम लोग 10 से गुणा तो कर नहीं सकते, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर 10 से गुणा अंश में करेंगे तो हर में भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यानी कि ऊपर भी मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं और नीचे भी मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं, यहां तक क्लियर। अब देखिए अब ऊपर जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 547.527 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.0082। मैं 10 से गुणा नहीं कर रहा हूं बल्कि 1/10 कर दे रहा हूं नीचे वाले में। क्यों, क्योंकि हमें केवल इतना ही तो लाना है। अब इतने का मान डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने का मान डायरेक्टली हम लोग यक्स लिख सकते हैं क्योंकि यक्स दिया गया है और गुणे 1/10 यानी यक्स/10 इसका मान आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, यक्स/10 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं मान ले रहा हूं कि वो कोण x है। अब कोटि पूरक कोण क्या होता है कि दो कोण ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो जाए तो उसे हम लोग एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से संपूरक कोण क्या होता है, तो दो कोण ऐसे, कोई भी ऐसा दो कोण जिसका योग अगर 180 अंश हो जाए तो उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। मैंने मान लिया कि वो कोण x है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 180 - x इसका संपूरक कोण हो जाएगा बराबर कोटि पूरक कोण।
अब कोटि पूरक क्या हो जाएगा x का, तो आप कहेंगे 90 में से x को घटा दीजिए तो कोटि पूरक हो जाएगा। कहा जा रहा है 3 गुना है, ये वैल्यू जो है इसके 3 गुना है। अगर मैं बराबर लिखना चाहूं तो जाहिर सी बात है इसमें 3 से गुणा करना होगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान जो आएगा वहीं आपका उत्तर होगा। क्या हो जाएगा देखिए, 180 माइनस एक्स बराबर में 9 त्रिक 27 यानी 270 माइनस 3x। अब यहां पर माइनस 3x है, जब इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा और माइनस x पहले से है। प्लस में 3x माइनस x यानी प्लस में 2x बचेगा। क्या बचेगा, प्लस में 2x बराबर 270 ये है, और 180 जब इधर माइनस में जाएगा पक्षांतर होकर के तो हमारे हाथ में क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब देखिए 2x बराबर 90, तो x बराबर क्या माना जाएगा, 45 माना जाएगा। यही तो हम लोग मान करके चले थे कि वो कोण x है और x का मान 45 आ गया। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 45 अंश इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ये कोई पार्क है, आयताकार पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक रास्ता बना हुआ है। तो पार्क का नहीं, हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, पार्क की लंबाई कितनी दी गई है, आप कहेंगे 45 दी गई है। पार्क की चौड़ाई कितनी है, आप कहेंगे 30 दी गई है। अब यहां पर देखिए सड़क की चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर है, तो यहां से यहां ये भी 2.5 होगा और यहां से यहां ये भी 2.5 होगा। यानी अगर टोटल चौड़ाई ये हम लोग निकालना चाहें तो ऊपर 2.5 और नीचे 2.5 इस 30 में जुड़ जाएगा, यानी कि 5 जुड़ जाएगा। तो अब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 35। और लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इधर से ये 2.5 जुड़ेगा और इधर से ये 2.5 जुड़ेगा, यानी लंबाई में भी 5 जुड़ेगा, दोनों तरफ 2.5 मिला करके। तो 45 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो टोटल जो इसकी लंबाई हो जाएगी 50 और चौड़ाई हो जाएगी 35। अब इसमें से अगर सड़क का निकालना है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एरिया था पार्क का, उसका एरिया हमें घटाना होगा। तो 50 गुणे 35 माइनस आपको कर देना है 45 गुणे 30, 45 गुणे 30, ठीक है। यहीं सॉल्व कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 में एज इट इज उतार रहा हूं और 5 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 1750 माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये देखिए ये 5 3 15 के 5 हाथ में 1 12 और 1 13, 1750 माइनस 1350, इसमें से घटाएंगे तो इसका मान डायरेक्टली आ जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो तीनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 और 4 9। 9x का मान हमें कितना दिया गया है। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 20 आ जाएगा। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, 20 गुणे 2 पहला 40 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 20 बराबर 60 हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, 4 गुणे 20 बराबर 80 हो जाएगा। 40 60 80, 40 60 80 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा आपको 13 दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लौसा आपको 1989 दिया गया है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मौसा गुणे लौसा यानी 13 गुणे 1989 बराबर पहली संख्या 117 गुणे दूसरी संख्या n2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसको 13 से काट दे तो ये 9 बार में जाएगा। अब 9 से इसको काटे तो 9 दूनी 18, एक बचा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 221 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक आंकड़ा दिया गया है और इसका परिसर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। परिसर क्या होता है, तो किसी भी दी गई श्रृंखला में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसमें से सबसे छोटे वैल्यू को घटा दीजिए, वहीं आपका परिसर होगा। इसमें देखिए इस श्रृंखला में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, आप कहेंगे 42 है, और सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहेंगे कि 15 है। तो सिंपली 42 में से 15 आप घटा दीजिए तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इस श्रृंखला का परिसर क्या हो जाएगा, 27। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 27 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दिया गया है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से देखिएगा,
घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया गया और उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये एक घनाभ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जितने फलक होंगे, टोटल 6 फलक होते हैं एक घनाभ में। एक छत देखिए, एक फर्श देखिए, और आपके चारों तरफ जो दीवार है वो सब मिला करके, तो छत एक और एक फर्श 2 हो गया, और 4 दीवार, टोटल 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक में देखिए जो छत है उसमें क्या है, उसमें लंबाई और चौड़ाई है, और फर्श में जो है उसमें भी लंबाई चौड़ाई है, यानी कि 2 दीवार में लंबाई चौड़ाई आ गई। अब छत में ऊंचाई तो होगा नहीं। अब इसी प्रकार से आप जहां बैठे हुए वो सामने वाला दीवार देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका ऊंचाई है और लंबाई है, और इसी तरीके से आपके पीछे वाले दीवार में ऊंचाई है और लंबाई है, और आपके साइड में जो 2 दीवार पड़ेंगे उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो आप देखेंगे कि 2-2 फलक बिल्कुल समान बन रहा है, तो सीधे तौर पर तो मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं, और पहला फलक जो आप छत वाला मान लीजिए, तो उसमें क्या है, वो है लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद से आपके सामने वाला जो दीवार था उसमें क्या था, लंबाई और ऊंचाई था। इसके बाद से आपके बगल वाले दीवार में क्या था, वो था आपका चौड़ाई और ऊंचाई था। इसका मान हमें कितना दिया गया है, इसका मान सीधे तौर पर 5328 दिया गया, तो मैं इसका मान 5328 लिख दे रहा हूं। अब इस 2 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 चौके 8। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर LB फिर BH फिर HL का मान हमें इतना मिल गया है। तो हमसे क्या पूछा गया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछा गया है। अब लंबाई की जगह यहां पर देखिए 6x रखते हैं, प्लस चौड़ाई की जगह 5x रखते हैं, प्लस लंबाई की जगह 6x और ऊंचाई की जगह 4x, प्लस चौड़ाई की जगह 5x और ऊंचाई की जगह 4x। इसका मान कितना आ जाएगा, 6×5 30x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20x स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब x स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 और ये 20 मिलकर के 50 और 24, 50 और 24 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 74 हो जाएगा, ठीक है। तो 74x स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब इसमें 74 से अगर हम लोग भाग दे दें, 74 से भाग दे दें तो देखिए कितने बार में जाएगा, ये आपका कटेगा टोटल 36 बार में, 36 बार में कटेगा, और x स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो x का मान डायरेक्टली हमारा 6 आ गया, x का मान हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए हमारी लंबाई क्या थी, 6x थी, तो 6 गुणे 6 यानी कि 36 आ जाएगा। देखिए इसमें दिया गया चौड़ाई क्या थी, 5x थी, x का मान 6 आ गया, तो 5 6 30 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या थी, 4x थी, तो 4 गुणे 6 यानी 24 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक वैल्यू दिया गया है और इसका मान इतने के बराबर दिया गया है, और कहा जा रहा है ए और बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद से जो √3 का गुणांक होगा वो b हो जाएगा, और जो अलग अंक होगा वो a हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अंश और हर में अगर मैं एक ही संख्या से गुणा कर दूं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अंश और हर में मैं √3 - 1 से गुणा करता हूं, इसमें भी √3 - 1 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर देखिए सेम हो गया, तो सेम हो गया तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और -2ab -2, और a का मान √3 और b का मान 1, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बट्टे में देखिए ये क्या है, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस b स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 4, 4 - 2 √3, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 था तो ये 2 बचेगा, और माइनस √3 बचेगा। यहां तक क्लियर। और नीचे क्या बचेगा, देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ये इससे कट जाएगा। अब हमारा मान क्या आ गया, अब हमारा मान आ गया 2 - √3। इसका जो मान है वो 2 - √3 के बराबर है। अब ये देखिए ये जो है ये 1 का मान हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, और √3 का जो गुणांक है वो क्या है, वो -1 है। क्यों -1 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो -1 हो जाएगा। यानी a का मान आपका 2 और b का मान -1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो
सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखने का भी काम हो रहा है और साथ साथ सुनने का भी काम हो रहा है और देख और सुन करके समझने का काम हो रहा है। पहला विकल्प दिया गया प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि हम खुद करके सीखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई कुछ दिया नहीं गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। व्याख्यान विधि में केवल सुना जाता है। जब कोई टीचर कुछ लेक्चर देगा, व्याख्यान देगा, तो शिक्षार्थी जो होगा वो केवल सुनेगा। इसमें एक तरीके से कुछ भी करके वो नहीं दिखा रहा होगा। कहने का मतलब कि जो टीचर होगा वो कुछ करके नहीं दिखा रहा होगा, बस व्याख्या दे रहा होगा, यानी बच्चे केवल सुनेंगे, तो देखना इसमें नहीं होगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुसंधान में खुद करके अनुसंधान यानी रिसर्च करने की बात आती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि जो टीचर है वो कुछ बोल भी रहा होगा और कुछ चीज़ों को प्रदर्शित भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर बच्चा जो होगा, जो शिक्षार्थी होगा, वो देखेगा भी और साथ ही साथ सुनेगा भी, और देख और सुन करके वो समझ रहा होगा। तो ये किस में होगा? ये प्रदर्शन विधि में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका क्या अर्थ है? 5050 का मतलब कैसे लिखना चाहिए था? 5000 और ये 50 इस प्रकार से लिखना चाहिए था, लेकिन छात्र ने ऐसे लिख दिया। इसका कारण क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या निर्धारित कैसे होती है, तो ये स्थानीय मान के हिसाब से निर्धारित होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर केवल सैकड़े तक ही है, जबकि प्रश्न में हमसे 5000 की बात की गई है, तो 5000वें स्थान पर 5 होना चाहिए था। तो ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है, और स्थानीय मान कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चे ने इस प्रकार की गलती की है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, जोड़ का ज्ञान नहीं है, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि जोड़ का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गणित का ज्ञान नहीं है, तो गणित का ज्ञान, जैसे इसमें बच्चे ने अंक कम से कम लिखा है ना, तो ये तो गणित के अंतर्गत ही आएगा ना, तो ये आप नहीं कह सकते कि उसको गणित का ज्ञान नहीं है। संख्याओं का ज्ञान नहीं है, संख्या का ज्ञान नहीं रहता है, तो एटलीस्ट वो 550 भी नहीं लिख पाता, तो ये भी बात गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जब उसको 5050 बोला गया, तो बच्चे को ये देखना चाहिए था कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, केवल सैकड़े तक तो हम जा रहे हैं, बल्कि हजारवां इसके अगले वाला टर्म होना चाहिए था। ये कैसे क्लियर होता है? ये स्थानीय मान के हिसाब से क्लियर होता है, इसलिए बच्चे को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसीलिए बच्चे ने ये गलती की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है और हमें क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान कितना दिया गया? 20 का स्क्वायर, यानी 20 × 20 मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 × 20 100 हो जाएगा, यानी 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है? आप कहेंगे 2πr होती है, ठीक है। अब इनके बीच दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया गया, यानी r1 और दूसरे का क्या हो जाएगा? 2πr2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2π तो कांस्टेंट है, यानी कि दोनों कट जाएगा ऊपर से ऊपर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे πr² होता है, ठीक है, πr² होता है। तो सबसे पहले मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों अंश और हर का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब देखिए, यहां पर हमें क्या दिया गया था? परिधियों का अनुपात 3:1 दिया गया था, यानी इसी का तो मान 1 था, 3/1 था, और चूंकि हमने r1/r2 का होल स्क्वायर किया, तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9:1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? r1² यही आपका दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आप कहेंगे कि यार क्षेत्रफल तो πr² होता है, तो चलिए मैं आपकी बात रखने के लिए ऊपर और नीचे हर दोनों में पाई से गुणा कर देता हूं। अब अगर किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से या फिर किसी एक ही निश्चित मान से गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, पाई से पाई पुनः कट जाएगा, तो यहां पर जब मैं पाई से पाई गुणा कर दिया, तो अब तो आप इसे क्षेत्रफल मानेंगे πr², और इसे भी तो क्षेत्रफल मानेंगे πr²। तो यही तो हो गया दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, जिसका मान कितना आया? 9:1 आया। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में बात की गई है 9:1, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है।
कहा यह जा रहा है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करके कुल लड़कियों की संख्या से इसमें भाग दे देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 और 8 11, 5 16, 16 8 24, 24 9 33, 33 9 42, 42 6 48, 48 1 49, 49 और 2 51 का 1 हाथ में 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 5 39, 39 और 3 42, 42 का 2 हाथ में 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1421 हो गया। और टोटल कितने हैं, 10 लड़कियां हैं, तो 10 से जब हम लोग भाग देंगे तो 142.1 आएगा। 142.1 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहां पर देखिए इतने का मान हमसे पूछा जा रहा है, इस पर घात 2/3 है। तो घातांक के नियम से देखिए क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए 0.125 जो है इसको घातांक के नियम से हम लोग इस पर 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 1/3 जो होगा वो घनमूल में चला जाएगा इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा 0.125 और इसका होल स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना मान आएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 होता है, और 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 होता है, यानी इसका मान आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.25 इसका मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य को दोगुना करने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए कि पहले कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मान लीजिए कि सीपी ही था, और सेलिंग प्राइस ये मान लीजिए पहले वाला, ये मान लीजिए एसपी था। अब इसको क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस जो है यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसको दुगना कर दीजिए। पहले इतना था, इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दूसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2SP हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब हमसे ये कहा गया कि अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो वहीं तो लाभ मिलेगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, दूसरे कंडीशन में इस वाला ये वाला जो सेलिंग प्राइस था यानी विक्रय मूल्य था, इसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, यानी कि 2SP माइनस CP। ये क्या कहा जा रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है। किससे 3 गुना हो जा रहा है, जो पहले इसका लाभ था। पहले लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसका सेलिंग प्राइस SP था और माइनस विक्रय मूल्य CP था। यहां तक क्लियर। अब ये कहा जा रहा है कि ये वैल्यू जो है वो इसके 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग बराबर लिख रहे हैं तो इसमें 3 से गुणा करना होगा। अब देखिए 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3SP, ये जब गुणा होगा तो 3SP आ जाएगा, और यहाँ पर 2SP है, ठीक है। तो यहाँ पर 2SP इधर पक्षांतर करेंगे तो 3SP में से 2SP घटेगा तो केवल SP बचेगा, और यहाँ पर 3 का जब CP में गुणा होगा तो माइनस का 3CP होगा, और माइनस का 3CP जब इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3CP हो जाएगा, और 3CP में से 1 CP घटेगा तो हमारा 2CP आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2CP। यहां तक क्लियर। देखिए अब हम लोग इसका अनुपात निकाल दें तो CP/SP हो जाएगा। CP क्या है, क्रय मूल्य, और SP क्या है, विक्रय मूल्य, और इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य 1 है तो उसका विक्रय मूल्य 2 है। तो अब हमें पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ कैसे हम लोग निकालते हैं, SP माइनस CP। SP का मान 2 दिया गया है, माइनस CP का मान 1 है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ पर 100% लाभ यहाँ पर आ जाएगा। 100% दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित चित्र में कोण A का मान है। यहाँ पर ये कोण A है, इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में त्रिभुज का प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 180 नहीं होगा बल्कि 108 है। आप खुद सोचिए कि अगर यहीं केवल 180 अंश हो जाएगा तब तो ये 0 अंश के कोण हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही तो होता है। तो ये त्रिभुज समबाहु का है, तो 180 वहाँ पर मिसप्रिंट था, 108 अंश होगा, ठीक है। चलिए अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, तीनों का कोण अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई
प्लस 108 बराबर क्या आ जाएगा 180। यहां तक क्लियर। तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा 180 में से 108 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 72। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब बड़े वाले त्रिभुज में मैं देख रहा हूं, बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग फिर से यही प्रमेय लगाएंगे। तो तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, आप कहेंगे 180 अंश आना चाहिए। तो देखिए ये यक्स है, ये यक्स है, तो दोनों को मिलाकर के 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये y है, ये y है, दोनों को मिलाकर के 2y हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कोण एक जोड़ दे तो इसका मान 180 अंश आना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ए बराबर 180 अंश हो जाएगा। मैंने 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमें 72 गिवन है। तो यहां पर मैं 72 रख देता हूं तो 72 दूनी 144 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, आप सीधे 180 में से 144 को घटा दीजिए। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहां 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और ये कट जाएगा आपका, ठीक है। 36 डिग्री इसका मान आ जाएगा कोण ए का। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। यहां पर कोई एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा हुआ कोई भी रेखा त्रिज्या बोला जाएगा। तो ये 10 मान लीजिए दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब जीवा क्या होगा, यहां पर मान लीजिए ये जीवा है और केंद्र बिंदु से इसकी दूरी हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो जब भी जीवा पर हम लोग केंद्र से लंब डालते हैं, क्योंकि केंद्र से दूरी जो होता है वो हमेशा लंबवत होता है, ठीक है, तो लंब डालेंगे तो इस पूरे जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। हमसे क्या बोला गया, जीवा की लंबाई पूछी गई। तो हमें देखिए इस त्रिभुज में हमें कर्ण पता है और लंब पता है। इसका आधार अगर हम लोग निकाल लें तो चूंकि प्रमेय हम लोग जानते हैं कि इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। क्यों, क्योंकि प्रमेय ये कहता है कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग इसका आधार निकालेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि 100 में से 36 घटाएंगे तो इसका मान आएगा 64 और 64 का अंडर रूट आएगा 8, यानी इसका मान आ गया 8। अब चूंकि ये लंबाई इसके बराबर है तो 8 दूनी 16, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 16 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक वैल्यू दी गई है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए 1/2 हमने एक संख्या लिया तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाएगा। मान लीजिए 2 कोई संख्या लिया, मान लीजिए 3 कोई संख्या लिया तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसका आपस में गुणा करने पर वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें किससे गुणा कर दें कि वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो जाए, वहीं इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब हमें माइनस दिया गया है तो जितने पॉजिटिव वाले हैं वो तो पहले कट कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तभी तो कट पिट करके 1 आएगा। तो यहां पर देखिए ये मिसप्रिंट है, यहां पर ये माइनस छूटा हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी विकल्पों को देखेंगे तो ये पॉजिटिव में है, तो वैसे भी आप इसको टिक कर सकते थे, यही आपका एकमात्र सटीक उत्तर होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में, ये आएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन ये इससे अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अलग दिख रहा है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर और नीचे अंश और हर में √3 + 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं और नीचे भी √3 + √2 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, √3 माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में √3 + √2 यानी a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a + b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। और ये पहले से माइनस चल रहा है, बटे नीचे क्या बचेगा 3 और ब्रैकेट में बचेगा √3 + √2 बचेगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और नीचे बचेगा 3 √3 और √2। यहां तक क्लियर। यही आपका उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए यही विकल्प में दिया गया, माइनस बस यहां पर छूटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। 8 वर्ष में दुगुना हुआ है, ठीक है,
दुगना का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पहले उसका मूलधन P था, तो दुगना कब होगा, मूलधन तो उसका पहले से रहेगा, अब P उसमें आकर के जुड़ जाएगा, तभी तो वो पूरा धन जो है वो दुगना होगा। यानी कि अब P आकर के जुड़ेगा कहां से, कहीं पेड़ पर से तो पैसे आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट उसको मिलेगा, यानी इंटरेस्ट की भी वैल्यू उसका P के बराबर होगा, और मूलधन तो P है ही। यहां तक क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मूलधन जब P था तब उसको 8 साल में इंटरेस्ट जो मिला, अगर P यानी मूलधन के बराबर मिल जाए तो ये वाला पहले वाला मूलधन और ये ब्याज मिलकर के टोटल जो उसका धन हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। यहां तक क्लियर। तो अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय यहां पर 8 साल है बटे 100, और साधारण ब्याज कितना आया था इसका, P के बराबर था, तो P से P कट गया और 100 इधर गुणा हो जाएगा और बटे 8 आ जाएगा, यानी R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 100 बटे 8 यानी कि 12.5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 गुना होने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 4 गुना कैसे होगा, जाहिर सी बात है एक तो पहले से उसमें प्रिंसिपल होगा, और इंटरेस्ट जब 3P के बराबर हो जाएगा तो P ये और ये मिलकर के 4 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला लगाइए। साधारण ब्याज बराबर 3P बराबर मूलधन गुणे दर। दर हमने कितना निकाला, 12.5 गुणे समय। समय कितना, समय ही हो तो हमें निकालना है, तो T रहने दीजिए और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगर P से P कट जाएगा और ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा 300 और बटे 12.5 बराबर T आ जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 24 बार में जाएगा। कितने बार में, 24 बार में। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 24 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोग को यहां से शुरू करना होगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 1.25 1.25 आएगा, और 2.5 में 1.25 से जब हम लोग भाग देंगे तो इसका मान 2 बचेगा, यानी इतने को जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मान 2 बचेगा। अब देखिए 3.25 में से 2 घटाएंगे तो फिर इसका मान बचेगा 1.25। टोटल इतने को सॉल्व करने पर 1.25 बचेगा। अब 1/1.25 का जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, माइनस 0.8। यहां तक क्लियर। अब 2.5 में से 0.8 घटाएंगे तो 1.7 हमारा उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम हमें निकालना है। तो जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश का हम लोग एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा, और 3 और 4 का मौसा क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन तो होगा नहीं गुणनखंड में, तो सीधे तौर पर 1 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 दिया गया है। तो मान लीजिए कि ए की आयु 6x और बी की आयु 5x हो गई। दोनों को जोड़ देंगे तो 11x का मान, दोनों की आयु का योग हमें कितना दिया गया, 44 वर्ष दिया गया है। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, यानी कि a की आयु कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 हो जाएगी a की आयु, और b की आयु कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि 4 पचे 20 हो जाएगी b की आयु। अब हमसे 8 साल बाद की बात की जा रही है, तो 8 साल बाद a की आयु कितनी हो जाएगी, 24 8 32 साल हो जाएगी, और b की आयु कितनी हो जाएगी, 20 और 8 28 साल हो जाएगी। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है, तो हम लोग अनुपात निकाल देते हैं। 4 से अगर हम लोग काटे तो 4 8 32 और 4 7 28, 8:7। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा, मान लीजिए कि वो भिन्न x/y है, मैं मान ले रहा हूं कि वो भिन्न x/y है पहले से, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया कि अंश को 20% कम कर दिया जाए। अंश को 20% कम करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, अंश को 20% जब कम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.8x आ जाएगा, ठीक है। और हर को 10% बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, तो हर को 10% बढ़ाएंगे तो 1.1y आ जाएगा, और इसका मान हमें कितना दिया गया, 16/55 दिया गया, तो इसका मान 16/55 मैं रख दे रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी कि
8/11 आप इसको समझिए। तो 8 से जब इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा और 11 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि x/y, जो कि यही तो हमारा भिन्न था स्टार्टिंग में, जिसका मान कितना आ गया 2/5 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूपी टेट 2015 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप यूपी टेट प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।